इसके फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है कि एक थैले में 10 सफ़ेद और 15 काली गेंदें हैं। अब इसमें से 2 गेंदें एक के बाद एक इस प्रकार निकाली जाती हैं कि पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती, यानी बिना प्रतिस्थापन के गेंद को निकालना है। अब पहली गेंद के सफ़ेद और दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पर 2 घटनाएं मान रहा हूँ, जिसमें से ए है पहली गेंद का सफ़ेद होना और बी है दूसरी गेंद का काली होना। अब जब हम जानते हैं कि पहली गेंद को वापस नहीं रखा जाता है, इसका मतलब घटना ए और बी परस्पर स्वतंत्र नहीं होगी। इस प्रकार यदि हम पी ए का मान ज्ञात करें तो वह आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुल गेंद बन रही हैं 25 और उसमें से सफ़ेद गेंद बन रही हैं 10, तो ओवरऑल उत्तर बनेगा 10/25। यह आ जाएगा 2/5। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और पहली गेंद के सफ़ेद होने के बाद दूसरी गेंद का काला होना, यानी हमें PB/A का मान ज्ञात करना है। अब जब हमने एक गेंद निकाली है तो पीछे गेंद बचेंगी 24, और अब दूसरी गेंद जो हमें चाहिए काली, वो कुल हमारे पास अभी तक है 15, तो उत्तर आएगा 15/24, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 5/8, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें PA∩B का मान ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि गुणन नियम से PA∩B का मान बन जाएगा PA×PB/A। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर ली है। 2/5 गुणा में आ जाएगा 5/8, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/4, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकालने हैं, और इनमें से पहले 2 पत्तों का बादशाह होना और तीसरे पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले 3 घटनाएं मान लेते हैं। घटना ए का मतलब पहले पत्ते का बादशाह, घटना बी का मतलब दूसरे पत्ते का बादशाह, और घटना सी का मतलब तीसरे पत्ते का बेगम होना। और इसके साथ साथ चूंकि किसी भी पत्ते को वापस नहीं रखा जाता, अतः ये तीनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं हैं। अब इस आधार पर यदि हम PA का मान ज्ञात करें तो कुल पत्ते होंगे 52 और बादशाह की संख्या हो जाती है 4। इस आधार पर उत्तर बन जाएगा 1/13। अब पहले पत्ते के बादशाह आने के बाद दूसरे पत्ते का भी बादशाह होना, यानी PB/A का मान ज्ञात करें तो अब कुल पत्ते बचेंगे 51, जिसमें से 3 बनेंगे बादशाह। हल करने पर आ जाएगा 1/17, और अंत में पहले और दूसरे पत्ते के बादशाह होने के बाद तीसरे पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता होगी, वह बनेगी PC/B। अब कुल पत्ते बचेंगे 50, जिसमें बेगम की संख्या फिर से हो जाएगी 4, जिसको हल करने पर बन जाएगा 2/25। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें वास्तव में PA∩B∩C का मान ज्ञात करना है, जो कि होगा PA×PB/A/PC/AB। मान रख देते हैं सभी, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2/5525, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें 3 मान दिए गए हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें ये जांच करनी है कि क्या ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं, और इस बात की जांच करने के लिए हम PA∩B का मान ज्ञात करेंगे। यदि उसका मान PA×PB के इक्वल आ जाए तो ये घटनाएं स्वतंत्र होंगी, अन्यथा नहीं। अब मेरे पास एक मान दिया गया है PA'∩B' का, जो कि है 1/4। अब द मॉर्गन नियम से हम लोग जानते हैं कि A'∩B' इक्वल होता है A∩B होल डैश। इस नियम का यदि हम यहाँ यूज़ करें इस स्थान पर, तो हमारे पास आ जाएगा PA∩B' इज इक्वल 1/4। अब हम एक नियम और जानते हैं कि PA' का मतलब होता है 1 - PA।
इस नियम से यदि हम इसका लिखें तो बन जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी 1/4। यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बनेगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम पी ए इंटू पी बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 और 7/12। इनका गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 7/24, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से यदि हम ध्यान दें तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं मिल रहा। इसका मतलब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक सिक्के और एक पासे को उछालना है, तो उससे जुड़ा हुआ सैंपल स्पेस होगा 1 हेड 1 टेल 2 एज 2 टी 3 एज 3 टी 4 एच 4 टी 5 एच 5 टी 6 एच और 6 टी। इसके बाद हमें दो घटनाओं के बारे में भी बताया गया है। घटना ए का मतलब है सिक्के पर हेड का आना, तो हम जिनमें एच आ रहा है उन्होंने एलिमेंट को उठा लेते हैं, तो आ जाएगा 1 एच 2 एच 3 एच 4 एच 5 एच और 6 एच। इसी प्रकार यदि हम घटना बी की बात करें तो उसका मतलब है पासे पर 3 अंक आना, तो जिनमें 3 आ रहा है हम उनको भी उठा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 एच और 3 टी। इसके साथ साथ हम ए इंटरसेक्शन बी को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो वह आएगा 3 एच से बना हुआ सेट। इस आधार पर हम पी ए का मान ज्ञात करते हैं। ए में एलिमेंट बन रहे हैं टोटल 6 और एस में एलिमेंट बन रहे हैं टोटल 12, तो उत्तर बन जाएगा 6/12 यानी कि 1/2। इसी हिसाब से पी बी का मान आ जाएगा 2/12 यानी कि 1/6, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा 1/12। अब हम पी ए इंटू पी बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि आएगा 1/2 गुणा में 1/6 यानी उत्तर आएगा 1/12। यदि हम पी ए इंटरसेक्शन बी वाले को समीकरण 1 और इसको नाम दें समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि इनके मान हमें एक समान मिल रहे हैं, जिसका मतलब हुआ कि घटनाएं ए और बी वास्तव में स्वतंत्र घटनाएं होंगी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक पासे पर 2 रंग करके दिए गए हैं। लाल रंग से लिखा हुआ 1 2 3 को, और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा हुआ है। अब हम लोग दो घटनाओं ए और बी की बात करते हैं। घटना ए का मतलब है अंक का सम होना, तो यदि मैं घटना ए का सेट लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 और 6। घटना बी का मतलब अंक का लाल होना, और लाल से लिखा गया है 1 2 और 3 को। इस आधार पर हम ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा 2। अब यदि हम पी ए का मान ज्ञात करें तो हम जानते हैं कि जब हम एक पासे को उछालेंगे तो उसमें कुल संभव घटनाएं हो सकती हैं 6, और ए में एलिमेंट आ रहे हैं 3, तो उत्तर आएगा 3/6 यानी 1/2। इसी हिसाब से यदि हम पी बी को ज्ञात करें तो 3/6 यानी कि 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करें तो आएगा 1/6। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम अपनी ओर से पी ए इंटू पी बी को भी ज्ञात कर लेते हैं, जो कि आएगा 1/2 गुणा में 1/2 यानी कि 1/4। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से स्पष्ट है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से एक पासे को उछाला गया है, तो हम जानते हैं उसके लिए सैंपल स्पेस बनता है
1 2 3 4 और 5 6 से बना हुआ सेट। अब इसमें जो दो घटनाएं ए और बी दी गई हैं, घटना ए का मतलब है पासे पर 3 का गुणज आना यानी 3 या 6 आना, जबकि बी का मतलब है पासे पर सम अंक आना यानी 2 4 या 6 का आना। इस आधार पर हम ए इंटरसेक्शन बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो उसमें एकमात्र एलिमेंट आएगा 6 और इससे हम लोग पी ए का मान ज्ञात कर लेते हैं जो कि बनेगा 2/6 या 1/3। पी बी का मान बनेगा 3/6 या 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा 1/6। इस पी ए इंटरसेक्शन बी वाले मान को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसके साथ साथ हम पी ए इंटू पी बी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं जो कि आएगा 1/3 गुणा में 1/2 यानी कि 1/6, नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को यदि हम ध्यान से देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए पी बी का मान एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब ए और बी घटनाएं स्वतंत्र होंगी और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें पी ए यूनियन बी और पी बी के मान दिए गए हैं जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें इस आर का मान ज्ञात करना है और उसके लिए हमें दो शर्तें दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में घटनाएं हमें अपवर्जी दी गई हैं और दूसरे में हमें घटनाएं स्वतंत्र दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों तो पी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी। सारी वैल्यू हमारे पास है समीकरण 1 में, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 इक्वल 1/2 और आ जाएगा प्लस में आर। यहाँ से आर का मान ज्ञात करें तो 3/5 माइनस 1/2 जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/10 और ये इस पार्ट का आंसर होगा। दूसरे पार्ट में घटनाएं स्वतंत्र दी गई हैं तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए इंटू में पी बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब पी ए यूनियन बी के लिए सूत्र होता है, समीकरण 2 का यूज करें तो ये बन सकता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू में पी बी। समीकरण 1 में हमारे पास इन सभी के मान मौजूद हैं, उनका यूज करते हैं तो हमें मिलेगा 3/5 इक्वल में 1/2 प्लस में आर माइनस 1/2 गुणा में आर। इसको हल करें तो हमें r/2 का मान मिल जाएगा 1/10 यानी सिर्फ r का मान हमें प्राप्त होगा 1/5 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें 3 सिक्कों को उछालते हुए एक सैंपल स्पेस को लिखना है और हम जानते हैं कि उसका सैंपल स्पेस ये होगा और इसके साथ साथ हमें 3 घटनाएं ए बी और सी भी दी गई हैं जिसमें घटना ए का मतलब है 3 चित या 3 टाना यानी 3 एच या 3 टी आना। तो ऐसे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है हमारे पास, तो सेट ए बन जाएगा एच 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 और टी 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 से मिलकर बना हुआ। इसी प्रकार यदि हम सेट बी की बात करें तो उसमें हमें न्यूनतम 2 एच की आवश्यकता है, तो न्यूनतम 2 एच हमारे पास इन एलिमेंट में मौजूद हैं। तो बी में आ जाएगा एच 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 टी एच और टी एच एच से मिलकर बना हुआ। इसी प्रकार यदि हम सेट सी की बात करें तो उसमें हमें मैक्सिमम 2 हेड की ज़रूरत है, तो हमारे पास मैक्सिमम 2 हेड वाले ये पॉइंट बन जाएंगे। तो इस आधार पर सी सेट इन एलिमेंट से बनने वाला है। अब हमें इन युग्मों की जांच करनी है कि इनमें से कौन कौन से युग्म स्वतंत्र होंगे और कौन कौन से आश्रित। अब इस बात का ध्यान रखना है, जो युग्म स्वतंत्र नहीं होंगे वो आश्रित हो जाएंगे। अब ए बी ए सी और बी सी की जब हमें जांच करनी है तो हमें इनके इंटरसेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस आधार पर ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं ज्ञात करूँ तो उसमें एकमात्र एलिमेंट आएगा। मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ तो उसमें एच टी एच और टी एच एच एलिमेंट आएंगे और यदि मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो उसके अंदर केवल टी टी और टी एलिमेंट आएंगे। इस आधार पर हम लोग अलग अलग करते हुए पहले पी ए का मान ज्ञात करते हैं जो कि आएगा 2/8। फिर हम पी बी का मान ज्ञात करते हैं
जो कि आएगा 4/8। फिर हम पी सी का मान ज्ञात करते हैं जो कि आ जाएगा 7/8। इसके साथ साथ हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी ज्ञात करते हैं जो कि आएगा 1/8। पी बी इंटरसेक्शन सी का मान भी ज्ञात करते हैं जो कि आएगा 3/8। और पी ए इंटरसेक्शन सी का मान भी ज्ञात करते हैं जो आएगा 1/8। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग ए और बी की जांच करने के लिए पी ए इंटू पी बी ज्ञात करेंगे, बी और सी की जांच करने के लिए पी बी इंटू पी सी ज्ञात करेंगे और ए सी को ज्ञात करने के लिए पी ए इंटू पी सी ज्ञात करेंगे। यदि हम पी ए इंटू पी बी को ज्ञात करते हैं तो वह आएगा 1/2 गुना में 1/4 गुना में 1/2 यानी कि 1/8, जो कि वास्तव में पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। इसका मतलब ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब पी बी इंटू पी सी ज्ञात करें तो आएगा 1/2 गुना में 7/8, जो कि बन जाएगा 7/16, जो कि कहीं से भी 3/8 के इक्वल नहीं है। यानी ये मान पी बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी व सी स्वतंत्र न होकर आश्रित घटनाएं होंगी। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा आंसर। इसी प्रकार हम पी ए और पी सी का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 7/32, जो कि पी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए व सी भी स्वतंत्र नहीं है, यानी वह आश्रित होंगी। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें दिया गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ए डैश और बी, ए व बी डैश और ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वेन आरेख का यूज़ करेंगे, जिसमें मैं दो सेट ए और बी इस प्रकार ले रहा हूँ कि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आएगा। यानी जो ये बीच वाला हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करेगा। केवल इधर वाला हिस्सा ये ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करेगा और केवल ये वाला हिस्सा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त करेगा। अब ये वाला हिस्सा वास्तव में ए इंटरसेक्शन बी डैश को भी व्यक्त करता है, जबकि ये हिस्सा ए डैश इंटरसेक्शन बी को भी व्यक्त करता है। यदि हमें ये वेन आरेख समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हमें उससे यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा पी ए इंटू में पी बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जब हमें इन तीनों को स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करना है तो हमें वास्तव में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का मान सिद्ध करना है पी ए डैश इंटू में पी बी, दूसरे में पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान हमें सिद्ध करना है इक्वल टू दी पी ए इंटू पी बी डैश, और आखिरी वाले पार्ट में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल सिद्ध करना है पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करने के लिए यदि आप ध्यान दें कि मैं इस हिस्से और इस हिस्से को इकट्ठा कर लूं तो वास्तव में सेट बी बन जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कि हम जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दी बी, जो कि अपवर्जी घटनाओं को व्यक्त करेंगे क्योंकि इनमें वास्तव में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यदि मैं पी बी का मान ज्ञात करूं इधर पी यूज़ करते हुए, तो इस साइड में भी हमें पी को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यूनियन की वजह से हमारे पास आ जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी और आ जाएगा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये जोड़ का निशान इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर यूनियन है और ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पी बी इज इक्वल पी ए डैश इंटरसेक्शन बी और इसके स्थान पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से पी ए इंटू में पी बी। नेक्स्ट स्टेप में इस पार्ट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा पी बी माइनस
पी ए इंटू में पी बी। राइट हैंड साइड में से यदि हम पी बी को कॉमन ले लें तो शेष बचेगा 1 माइनस पी ए, और उसके स्थान पर यूज़ हो सकता है पी ए डैश। ओवरऑल यदि हम पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का मान लिखें तो वह आ सकता है पी ए डैश इंटू में पी बी। इसका मतलब ए डैश व बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, और हमें फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट को सिद्ध करने के लिए इन दो सेट का यूनियन लेंगे जो कि एक एक को लाएगा, और यह फिर से अपवर्जी घटनाएं होंगी क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यदि हम पी ए का मान ज्ञात करते हैं इसके आगे ए लगाते हुए तो हमें इसके आगे भी पी को यूज़ करना पड़ेगा। अब इनके बीच में यूनियन है और ये अपवर्जी घटनाएं हैं, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, जोड़ का निशान पी ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस पार्ट को इधर उठा के लाते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान बन जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण 1 से हम मान रखें तो हमारे पास आ जाएगा पी ए माइनस, इसके स्थान पर समीकरण 1 से बन जाएगा पी ए इंटू में पी बी। नेक्स्ट स्टेप में आर एच एस में से हम कॉमन लेते हैं पी ए, तो शेष बचेगा 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी के स्थान पर आ सकता है पी बी डैश। ये पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान आ रहा है। इसका मतलब ए व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। और आखिरी पार्ट को सिद्ध करने के लिए हम द मॉर्गन नियम से जानते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल होता है ए यूनियन बी का होल डैश। अब हम दोनों और पी का यूज़ करें तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल बन जाएगा पी ए यूनियन बी का डैश। अब इसके स्थान पर हम लिख देते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि पी ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस में पी ए। नेक्स्ट स्टेप में हम पी ए यूनियन बी के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट स्टेप में इस कोष्ठक को ओपन कर लेते हैं और साथ साथ इसके स्थान पर समीकरण 1 से मान रख दें तो आएगा पी ए इंटू में पी बी। अब 1 माइनस पी ए को एज इट इज़ हम नोट कर देते हैं और इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस पी बी, तो शेष बचेगा 1 माइनस में पी ए। यदि आप ध्यान दें तो इन मानों के स्थान पर आ सकता है पी ए डैश। अब यदि हम पी ए डैश को कॉमन ले लें तो शेष बचेगा 1 माइनस में पी बी, और जिसके स्थान पर आ सकता है पी बी डैश, तो आएगा पी ए डैश इंटू में पी बी डैश, जो कि वास्तव में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान था। इसका मतलब हुआ कि ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, और हमें आखिरी पार्ट में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बन जाएगा पी ए इंटू में पी बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें इन दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी। हमें इसका मान ज्ञात करना है और इसका सूत्र हम पहले से जानते हैं जो कि होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम समीकरण 1 का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम इसके स्थान पर लिख देंगे पी ए इंटू में पी बी। नेक्स्ट स्टेप में ये पी ए को ऐसे ही रखा, इन दोनों स्टेप में से कॉमन ले लिया पी बी को, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में पी ए, तो हमारे पास आ जाएगा पी ए प्लस पी बी इंटू में पी ए डैश। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पी ए के स्थान पर लिख देते हैं 1 माइनस पी ए डैश प्लस है पी बी और इंटू में है पी ए डैश। अब हम इन दोनों स्टेप में से कॉमन लेंगे, 1 को एज इट इज रखते हुए माइनस पी ए डैश को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ पर बच जाएगा माइनस पी बी। तो इसके स्थान पर हम पुनः रख देंगे पी बी डैश,
तो इसका मतलब हमारे पास आएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू में पी बी डैश, जो कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, और यही इसका फाइनल आंसर भी होगा। तो इस प्रकार हमने 16.2 के एग्जाम्पल्स को भी पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।